वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है जो कि हमने आपके डिस्कस की थी। आज जो है आपके यहाँ पर पेडागोजी की क्लासेस रहेगी, ठीक है, जो कि आपकी हिंदी में पूछी जाती है। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है, प्लस आपके जो यहाँ पर पद्यांश आता है, मतलब जो आपकी पोएम से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल आप कह सकते हो यहाँ पर जो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने आपका ये गद्यांश पद्यांश ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमने आपका लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पूरे ट्रिक के साथ बताया था, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया था कि इन पैसेज को आप किस प्रकार के साथ सोल्व कर सकते हो। और ये जो पैसेज था ये आपका 7 जुलाई वाले पेपर में आया था। 7 जुलाई को जो आपका पेपर सेकंड होता है उसमें आपका पूछा गया था, ठीक है। 7 जुलाई को आया था सेकंड पेपर में, पेपर 2 में। और साथ ही साथ जो आपके ये होते हैं सीडीपी के भी, ठीक है, आपके सीडी के भी पीवाईक्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी 6 से 7 क्लासेस हुई है, आप जाकर उसे चेक करना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सीटेट बाय एकता नैन करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें जाकर आपको देखना है। तो आज हम आपका यहाँ पर पद्यांश डिस्कस करने वाले हैं। ये गद्यांश कंप्लीट हो गया था, तो आज हम आपका ये पद्यांश डिस्कस करेंगे। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो आप सबसे पहले ऑप्शन के साथ जाओगे, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके साथ, या फिर आप पूरा का पूरा आपको गद्यांश या पद्यांश दे रखा है उसे पढ़ोगे। तो हम पहले पूरा पद्यांश नहीं पढ़ते, हम पहले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का पढ़ते हो ना तो आपको पता है कि आपको ढूंढना क्या है। अब आपने ये देख लिया, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है पैसेज को उसी नज़रों से देखोगे और आपको चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं क्या याद रखना है, कि आपको नहीं याद नहीं रखना, कौन सा आपके काम आएगा कौन सा काम नहीं आएगा। तो इसी वजह से हम पहले आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपका पैसेज पढ़ते हैं। इससे जो है कम टाइम लगता है और सारे क्वेश्चन जो है आपके सही होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपका यहाँ पर सबसे फर्स्ट, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से, तारों भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से। तो बताइए कौन से। तो हम पढ़ेंगे अब आपका यहाँ पर, ठीक है। आपका जो ये पोयम दिया, आपका जो पद्यांश दिया, इसे पढ़ेंगे। आपका यहाँ पर है, दिवसावसन का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। क्या है? मेघ में आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी प्यारी सी, देखो वह संध्या सुंदरी प्यारी सी कहाँ से उतर रही है? मेघ में। मेघ में आसमान मतलब जहाँ पर बादल भरे हुए हैं, ठीक है। चंद्रमा तो है नहीं, सूर्य लालिमा की बात नहीं की, तारों से भी नहीं की, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, बादलों से भरे आसमान की। तो बस आपका काम हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पष्ट बताया कि मेघ में आसमान से उतर रही है, और उसका अर्थ क्या होता है आपका? बादलों से भरे आकाश से। तो आपका पहला आंसर हो गया सही। चलिए अगले पे बात करेंगे। हरदिया राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब पढ़ो इसे। कहाँ पर? हमने यहाँ तक पढ़ लिया, धीरे धीरे से। आपका, तिमरा आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके उधार, ठीक है, अधर। किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गूथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक। तो हृदय राज की रानी, अब देखो इसमें से क्या आएगा। इन्होंने क्या किया? गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बादलों से, हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक है। कौन कर रहा है? आपका संध्या, आपका तिमिर, आपका मेघ, या फिर आपका आकाश। तो बताइए कौन करेगा आपका यहाँ पर स्वागत? ठीक है, काले काले बादलों से। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? जो है फर्स्ट बिल्कुल सही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आपके यहाँ पर संध्या की बात हो रही है। संध्या की कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या कहा आपका? किंतु जरा भी गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल एक तारा, ठीक है, गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बादलों से। मतलब संध्या में क्या है? काले काले बादल है। और यहाँ पर बात भी मेन किसकी हो रही है? संध्या की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सब जिक्र किसका हुआ है? ये सब बातें किसके बारे में कही गई है? संध्या के बारे में कही गई है, ठीक है। तो बस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बस आपको ऐसी चीजें कनेक्ट करनी है। अब ये देखो यहाँ पर कहीं पर आपका तिमिर की बात की गई है? नहीं, ये आपका इसकी विशेषता, इसके अंदर की चीजें बता रहे हैं क्या क्या हो रही है। मेघ भी बता रहा है कि संध्या में मेघ किस प्रकार से कार्य करता है, आकाश की भी बात बता रहा है, ठीक है, आकाश में काले काले बादल है, ये सारी चीजें बता रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपका संध्या, क्योंकि ये पूरी जो आपकी पोयम है किसके बेस पर है? संध्या के। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हृदय राज रानी का उल्लेख जो है संध्या के लिए किया गया है। चलिए अब बात करेंगे आपका यहाँ पर
दिवसावसन का संधि विच्छेद बताना है, क्या है? तो चलिए बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था संधि विच्छेद 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है आपको जिसमें दोनों का मीनिंग बचे। आप देखो, आपका दिवसा का कोई मीनिंग है, दिवसा का मीनिंग नहीं होता, दिवस का होता है। तो ये तो आपका होगा नहीं। चलिए आगे बात करें। आपका दिवा, दिवा भी नहीं होगा। इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आपका दिवस प्लस आपका अवसान, ठीक है, या फिर आपका दिवस प्लस अवसान, ठीक है। एक आपका अवसान है, एक आपका अवसान। तो बताइए कौन सा सही होगा, सिर्फ आपको एक बताना है इनमें से। तो क्या हो जाएगा, आपका अवसान बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें कौन सी संधि है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सी संधि दी गई है। तो इसमें कौन सी आपकी दीर्घ संधि, कौन सी है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसमें होती है, जब आपका ए आ इनके साथ, ठीक है, छोटी बड़ी के साथ, ऊ का ऊ के साथ, मतलब सेम मात्राओं का सेम मात्राओं के साथ होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है, बड़ी मात्राओं का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर दीर्घ संधि। इससे ज्यादा आपका डिटेल में संधि नहीं पूछता, या तो संधि विच्छेद को देगा, ठीक है, या एक साथ आपको संधि को मिलाने को देगा, ठीक है। अब जैसे ये पूछ लेगा इसका बताओ इसका क्या बनेगा, तो आप बता दो इसका क्या बनेगा। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है संधि विच्छेद में, ठीक है। पूरा नहीं पूछते कि कितने प्रकार के होते हैं, कितना क्या सारी चीजें, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। संधि जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। एक है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है। जो ये आपकी दीर्घ संधि है, ये आपके स्वर का ही प्रकार है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। अब पूछा ये जो आपको पद्यांश मिला है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, किसका चित्रण किया गया, वेदना का, ठीक है, प्रेम भाव का, प्रकृति का, या फिर आपका नवचेतना। तो बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है। पूरा हमने पढ़ लिया। इसमें आकाश मिले आपको, ठीक है, संध्या मिली, आपको बादल मिले, तो ये सारी किस चीज से रिलेटेड है, ये है आपकी प्रकृति से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, प्रकृति। बाकी तो इससे रिलेट भी नहीं करता, तो बस इस प्रकार से आपको कट करना था। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर प्रकृति बिल्कुल सही आ जाएगा। तो किसका वर्णन क्या है, प्रकृति का सुंदर वर्णन क्या है, क्योंकि संध्या है, तारे है, आकाश है, मेघ का वर्णन जो है इसमें विभिन्न तत्वों के रूप में मिला है। चलिए आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, और याद रखना इस बार हिंदी में बहुत कम स्कोर था, तो आपको ये अप्रोच फॉलो करनी होगी, तो ही आपका स्कोर बढ़ेगा। और डेली आपको इसी प्रकार से क्लासेस मिलेगी, और ये जो क्लासेस है ना, ये आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ठीक है। इसका कोई भी आपको यहाँ पर पे नहीं करना, और जो आपको पेड क्लासेस चाहिए वो भी आप देख सकते हो। कुल आपकी 999 रुपये में दोनों पेपर मिल रहे हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है। तो आप जाकर चेक कर सकते हो। नंबर जो है आपको मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको नंबर मिल जाएगा, आपको उस पर कॉल करके पूछ लेना है। आगे बात करेंगे, किसके हंसने की बात की गई है, संध्या की, आकाश की, मेघ की, या फिर तारा की। बताइए किसके हंसने की बात की गई है यहाँ पर। तो हमने आपको पूरा पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर कहाँ था आपका हंसने की बात की गई थी, ठीक है। हंसता है तो केवल तारा एक, तो क्या आ गया, तारा मिल गया, सिर्फ तारा हंस रहा है, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्यादा सोचना भी नहीं था, बस आपको इस प्रकार से आंसर ढूंढना था। चलिए आगे बात करेंगे। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है। तो बताइए कौन सा। आप देखो अलंकार है, ऐसे तो ये पूछ नहीं सकते, तो आपको इसमें पूछ ले कौन सा अलंकार आपको दिया है, क्योंकि व्याकरण के भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। गद्यांश और पद्यांश में ही व्याकरण पूछता है, पेडागोजी में व्याकरण नहीं आती। तो बताना है कौन सा है। तो अब आपने क्या देखा, ठीक है, अतिशोक्ति, मतलब जहाँ पर बहुत बातें बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं तो जो है आसमान को पकड़ के खा जाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं ना, लेकिन फिर भी कहा गया। तो ये क्या है, आपकी अतिशोक्ति है। अनुप्रास क्या है, जहां पर वर्णों की आवर्ती बार बार आती है, ठीक है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें बार बार वर्णों की आवर्ती आ रही है, ये भी नहीं है। यमक में भी आपका 2 शब्दों का मीनिंग होता है अलग अलग, ठीक है, ये भी नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा आपका मानवीकरण। मानवीकरण क्यों, क्योंकि इसमें जो आपकी प्रकृति है ना, उसे मानव की तरह बताया गया है। जैसे कि हरदिया राज की रानी, अब रानी थोड़ी हो सकता है, लेकिन फिर भी बना दिया। तो इस प्रकार से क्या है आपका यहाँ पर मानवीकरण इसमें किया गया है, ठीक है। जैसे घुंघराले काले काले बालों से, अब बादल को इन्होंने बाल बता दिया। बाल किसके होते हैं, मनुष्य के, मानव के। तो मानवीकरण क्या होता है, जब किसी भी चीज को जो है आप मानव के अकॉर्डिंग चेंज करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि चंचलता, चंचलता इंसानों में होती है, ठीक है। संध्या सुंदर परी, अब परी को भी संध्या सुंदर, मतलब संध्या को भी परी बना दिया, सुंदरी बना दिया। तो ये क्या है आपका मानवीकरण। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर मानवीकरण बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि हरदेराज की रानी, तारे को हंसता हुआ बता रहे, तारे हंसते नहीं हंसते, लेकिन फिर भी बताए, क्योंकि मानवीय गुण है, इसी वजह से आपका आ जाएगा। याद रखना मानवीय अलंकार का उपयोग जो है किसी निर्जीव वस्तु
या फिर प्रकृति को मानव के गुणों को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर मानवीकरण, बिल्कुल सही हो जाएगा। और मानवीकरण बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अब आपकी बात करेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं हिंदी में। ठीक है, और हम आपकी सीडीपी की भी पेडागोजी डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से भी आप कह सकते हो 70% आपका काम हो जाएगा। बाकी हम आपकी डिटेल में हिंदी की करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका क्या आंसर होगा। साथ के साथ आपको कमेंट करना है और देखना है आप कितना सही कर पा रहे हो। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट व आकलन का क्या प्रभाव होता है, क्या कहलाया जाता है? ठीक है, अगर आप अध्यापक, शिक्षार्थी और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव देखते हो तो कौन सा हुआ? कक्षीय, कक्षा में कर रहे हो इस वजह से, पूर्णाबलन होगा, विधि प्रभाव होगा, या फिर आपका भाषा परीक्षण का प्रभाव होगा? तो बताइए कौन सा होगा आपका? वोसबैक इफेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा? आप ये पेडागोजी किस चीज के? हिंदी की। हिंदी क्या है? आपकी भाषा। ठीक है, एक की पॉइंट है, आपको ये थोड़ा समझना होगा। ठीक है, कक्षीय ऐसा नहीं कि कक्षा में हो रहा है तो इस वजह से कक्षीय प्रभाव नहीं। पूर्णावलन की यहाँ पर बात नहीं हुई है। ठीक है, विधि प्रभाव, विधि प्रभाव कहाँ से आ जाएगा आपका इसमें? यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? परीक्षण होगा। परीक्षण, क्योंकि पता है आकलन टेस्ट करना ही क्या है? आपके परीक्षण के पार्ट है, तो इस वजह से परीक्षण तो होगा। तो बस आपका यहाँ पर फोर्थ में ऑप्शन था। इसमें विधि प्रभाव नहीं, हमें इफेक्ट नहीं देखना, हमें क्या देखना? परीक्षण का प्रभाव देखना है, क्योंकि यहाँ पर आकलन कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, इस वजह से। तो इस वजह से आपका फोर्थ हो जाएगा। और दूसरा, ये परीक्षण कहाँ पर हो रहा है? हिंदी में, तो हिंदी परीक्षण हो जाएगा। तो इस वजह से क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको जाना था। और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगा? उन्हें दिख गया भाई विधि प्रभाव होगा। नहीं, आपको चीजें आपको कनेक्ट करनी है, किस प्रकार से आंसर निकलेगा। और याद रखना, ऑप्शन से ही आपको आंसर मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन पर काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका सीटेट पास हो जाएगा। अगर हम बात करें भाषा परीक्षण का प्रभाव, जिसे आप वोसबैक इफेक्ट कहते हो, संदर्भित क्या करता है? ये जो आपका परीक्षण होता है तथा मूल्यांकन का शिक्षकों, शिक्षार्थियों और शिक्षण की सामग्री पर पड़ता है। ये पूरा बताता है किस प्रकार से शिक्षक पर इफेक्ट पड़ता है, शिक्षार्थियों का क्या चीजें है, शिक्षण सामग्री, इन सभी का मूल्यांकन करता है। यह प्रभाव जो है कक्षा में शिक्षण और अधिगम तरीकों को प्रभावित करता है। सकारात्मक आपका वोसबैक में शिक्षण और सीखने की प्रथाओं में सुधार करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपका असेसमेंट, आपका आकलन भी क्या करता है? इंप्रूवमेंट के लिए आपका बच्चों को किया जाता है। जबकि नकारात्मक रूप से क्या होगा? शिक्षण परीक्षण की तैयारी के लिए अत्यधिक केंद्रित होगा कि हमें हाँ बस यही रिजल्ट प्रोवाइड कराना है, तो हम उसके लिए भी आकलन करते हैं। आगे बात करेंगे कक्षीय प्रभाव क्या होता है। आमतौर पर जो है ये कक्षा के प्रभाव में देखा जाता है, कक्षा में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और पूर्णाबलन क्या होता है? किसी प्रकार का आप पुरस्कार दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, पनिशमेंट। ठीक है, इसके माध्यम से आप कोई भी व्यवहार जो है चेंज कर रहे हो, उसे क्या कहा जाएगा? आपका पूर्णाबलन। ठीक है, उसे स्थापित करने के लिए वो चीजें बार बार रिपीट करोगे। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो आप उसे कहोगे आप चॉकलेट लो, आप जाओ। ठीक है, आप दोबारा से करोगे कि क्या करोगे? आप उन्हें जो है एक तरीके का प्रोत्साहन दे रहे हो कि आप स्कूल में जाओ। यही आपका पूर्णाबलन है। आप इसमें पुरस्कार भी दे सकते हो और दंड भी दे सकते हो। आगे बात करेंगे विधि प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या होता है? आमतौर पर जो है भाषाई आपका कोपसेरा और उसके प्रभाव से संबंधित है। ये मूल्यांकन पर बात नहीं करता। ठीक है, ये मूल्यांकन पर बात नहीं करेगा, ये आपका प्रोसेस, विधि पर बात करता है। चलिए आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी चीजें आपकी क्लियर होगी। बताओ इसमें क्या है? आपका संप्रेक्षण, ठीक है, आपका प्रत्यक्ष विधि, आपका व्याकरण अनुवाद और आपका वेस्ट की नवीन विधि। तो ये चार आपको चीजें दी है, इन्हें रिलेट करना है किसके साथ क्या है। तो चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ में अनुरूप भाषा। ठीक है, आगे बात करेंगे मौन पठन, आपका निम्नलिखित साहित्य सामग्री व्याकरण में आगात्मक तरीके से पढ़ाना। तो बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा किसके साथ मैच होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार का सीटेट में पूछा गया था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे, लेकिन चलो देखते हैं। अगर हम बात करें आपका संप्रेक्षण, संप्रेक्षण क्या बताता है? आपकी भाषा को, संप्रेक्षण भाषा शिक्षण, मतलब एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो कम्युनिकेट किस में कर रहे हो आप? मौन पठन में तो कुछ बात ही नहीं हो रही, लिखित में भी नहीं हो रही, संप्रेक्षण तो बोलने से होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर व्याकरण पढ़ाने के तरीका ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्या है? सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, जो हम समाज में आपकी भाषा बोलते हैं, आपस में अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? व्यवहार को, आपका व्याकरण को आगात्मक तरीके से पढ़ाना।
एक होता है निगमात्मक आपका नियम से, लेकिन अगर हम बात करें प्रत्यक्ष विधि तो हम क्या करेंगे आगात्मक, हम एग्जाम्पल से चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर व्याकरण अनुवाद की बात करोगे तो किस में चला जाएगा ये आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका सी का थर्ड, मतलब व्याकरण अनुवाद करोगे तो आप इसमें लिखित साहित्य सामग्री की बात करते हो। और जो आपकी वेस्ट की नवीन विधि है ये आपकी मौन पठन से रिलेटेड है। बस अगर आपको फोर्थ भी आता होता तो आप आराम से कर देते। क्या होता है आपका वेस्ट, ठीक है, कि नवीन विधि किससे, मौन पठन से। व्याकरण अनुवाद किस में करोगे आप, लिखित साहित्य सामग्री, इसमें क्या होता है व्याकरण का यूज होता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करोगे, जो भी आप तरीके हैं जो भी पढ़ा रहे हो व्याकरण के लिए तो वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का फोर्थ और ए का फर्स्ट। ठीक है, चलिए अभी इन्हें डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें आपका संप्रेक्षण भाषा शिक्षण, यह ऐसी विधि है जो आपका सामाजिक रूप से आपका सभी कार्य और आपका प्रासंगिक, मतलब जिस चीज से आपका समाज से रिलेटेड है, के रूप में उपयुक्त भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। यह बातचीत जो है व्यवहारिक तथा संचार कौशलों पर जोर देती है। ठीक है, यही आपका संप्रेक्षण होता है। संप्रेक्षण बात करना, समाज में बात करना, एक दूसरे से बात करना, यही तो संप्रेक्षण है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि वह विधि है जो व्याकरण को आगात्मक रूप से पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्पष्ट निर्देश की बजाय संदर्भ में भाषा के उपयोग के महत्व की बात की जाएगी। मतलब इसमें हम एग्जाम्पल से जाएंगे। ठीक है, पहले हम उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद जो है अब आपके नियम पर जाओगे, रूल पर जाओगे। ठीक है, यही आपका प्रत्यक्ष विधि में आ जाएगा। आगे बात करेंगे आपका व्याकरण में। व्याकरण यह पद्धति जो है लिखित साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन में शामिल है, क्योंकि जब आप कोई ग्रंथ लिखते हो, कोई आप निबंध भी लिखोगे तो उसमें भी आप व्याकरण की चीजों का यूज करते हो, ग्रामर चीज आपकी यूज होती है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर वेस्ट की नवीन विधि। यह विधि जो है भाषा सिखाने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में मौन पठन, ठीक है, मौन पठन पर बात करती है, जैसे आप खुद से पढ़ो बिना बोले, जिसका लक्ष्य जो है व्यापक पढ़ने के माध्यम से जो है पढ़ने के कौशल में सुधार करना है। मान लीजिए आपको ये पूरा पढ़ना है, आप जोर जोर से पढ़ोगे और आप एक आराम से मौन होकर पढ़ रहे हो तो आप ज्यादा चीजें पढ़ सकते हो लंबे समय तक। ठीक है, तो वही चीज है कि व्यापक चीजें पढ़ने के माध्यम से जो है इस पर आपका नवीन विधि का जो है कौशलों में सुधार करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आए चारों पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लेना, वरना पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। चलिए आगे बात करेंगे। अधिगम का कौन सा मत इसमें विश्वास रखता है कि मौखिक या फिर आपका अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। तो बताइए किससे आएगी। इन्होंने क्या कहा, मौखिक भी सीख सकता है बच्चा और अमौखिक भी। तो बताइए कौन सा होगा, उपयोगिता का, मतलब उपयोगिता बताता है कि मान लीजिए आपका फोन है तो आपका फोन उपयोगिता बताएगा, इसके कुछ फंक्शन है, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपका अंत्य क्रियात्मक, ये चीजें क्रिया करके सीखते हैं। संज्ञानात्मक सिर्फ आपका मेंटल प्रोसेस, आपका कोग्निटिव चीजें पर डिपेंड होता है कि आपका मस्तिष्क किस प्रकार से सोचता है। और आपका व्यवहारवादी बताइए कौन सा होगा आपका इसमें आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये व्यवहार के बेस पर बात करेगा। व्यवहार आपका मौखिक भी हो सकता है, अमौखिक भी हो सकता है, बच्चा कैसे भी सीख सकता है, घर से भी सीख सकता है, पड़ोस से भी, स्कूल में भी जाकर फॉर्मल तरीके से सीख सकता है। तो वही बात है कि भाषा आदत का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो व्यवहारवाद पर फोकस करती है, व्यवहारवादी बात करती है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यवहारवादी से कौन जुड़ा है, ये आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना बीएफ स्किनर आपका व्यवहारवादी है। ये मानते हैं कि जो भाषा है ना, अधिग्रहण आदत निर्माण और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से होती है। किससे, मतलब आपके व्यवहार से होगी। आदत ग्रहण करना, व्यवहार में भाषा का मतलब आपकी भाषा को सीखना, वो व्यवहार से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। व्यवहारवादी कहा जाता है कि सभी व्यवहार जो है कंडीशनिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण में बातचीत के माध्यम से किए जाते हैं। मतलब क्या, कंडीशनिंग करके बच्चा सीखता है, मतलब बार बार कोई चीजें हम रिपीट करा रहे हैं, हम बच्चों को कोई चीजें सिखा रहे हैं तो हम उसमें कंडीशनिंग करते हैं, तो उससे बच्चा जल्दी सीखता है। और वही बताया कि पर्यावरण में जो बातचीत करने से, मतलब इन्होंने बताया कि पर्यावरण का भी मेन रोल है। ठीक है, जैसा हम आपको इन्वायरमेंट देंगे बच्चा वैसा ही सीखता है। तो अधिगम की प्रक्रिया में बाहरी उत्तेजना और आपका प्रतिक्रियाओं का महत्वपूर्ण जो आपकी भूमिका होती है, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया होगी, बच्चा घर से भी बाहर से भी हर जगह से सीखता है, तो सबको इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। यही आपका व्यवहारवादी कहता है। ठीक है, चीजें समझ में आई कि जो आपकी भाषा है वो आपका पर्यावरण के साथ बातचीत करने के माध्यम से भी सीखी जाती है। ठीक है, यही आपका था। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन बने तो हमेशा इस चीज को याद रखोगे। अब बाकी को समझ लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। संज्ञान बस याद रखना आपके माइंड से। ठीक है, संज्ञान कोग्निटिव, ठीक है, जो आप सीडीपी में पढ़ते हो ना कोग्निटिव, वही आपका संज्ञानात्मक वादी है। यह विचार समझ कहाँ से होगी, माइंड से।
स्मृति, समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रिया, जो भी आपके माइंड से रिलेटेड मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड है वो सब आपका संज्ञानवादी बात करता है। यह मुख्य रूप से आदत निर्माण पर जोर नहीं कहता, ये आपको रटाने की या बिल्कुल कंडीशनिंग की बात नहीं करता। कंडीशनिंग की बात व्यवहारवादी करेगा, ठीक है। ये आपका तर्क की बात करता है, लॉजिक की बात करता है। अंत्यक्रिया में क्या करते हैं हम, जो आदत निर्माण की बजाय क्या करते हैं हम समाज में बच्चों को छोड़ देते हैं और उसमें बच्चा जो है एक्टिव भूमिका निभाता है, ठीक है। बच्चा पार्टिसिपेट करता है और चीज़ें सीखता है। आगे बात करेंगे उपयोगिता में। उपयोगिता में भाषा आदत निर्माण पर ध्यान देने की बजाय क्या होता है, संचार और सामाजिक कार्यों के एक उपकरण के रूप में देखता है। मतलब ये यही देखेगा किस प्रकार से चीज़ें फंक्शन करती है, किस प्रकार से चीज़ें उपयोग में ला सकते हैं। यही आपका उपयोगितावादी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका बताना क्या आएगा इसमें। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, आपका भोजन तालिका, रेल टिकट के और आपका आदि चीज़ों का प्रयोग करती है। तो वह अधिगम क्या कर रही है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए क्या होगा। वह चाहती है कि सभी विद्यार्थी अपने जीवन में वास्तविक स्थिति में अंग्रेजी सीखें। भाई बिल्कुल आउट ऑफ द सेंस है, ये आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है, ठीक है। मतलब भोजन तालिका से जागरूकता आएगी ऐसा भी नहीं है, ठीक है। समाचार पत्र से आप कह सकते हो लेकिन भोजन तालिका से नहीं। और वह अलग अलग चीज़ें प्रयोग करती है हमेशा ही, ये तो कुछ के नाम दे दिए और कुछ ऐसे भी प्रयोग करती है। चलिए, वह अपने विद्यार्थियों को बहुविधि भाषा सीखने में मदद कर रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि अलग अलग भाषाएं सिखा रही है, ऐसा भी नहीं है। आगे क्या है, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। देखो यहाँ पर क्या मिल गया, भोजन तालिका, समाचार पत्र बच्चे देखते हैं, रेल टिकट बच्चों ने देखा है, तो वो क्या कर रही है बच्चों के जो उनका आपका वास्तविक जीवन है उससे रिलेट करा रही है। तो एकमात्र आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही था, बिल्कुल रिलेट कर रहा था, बस ऐसे ही आपको ढूंढना है। तो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि आपकी ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये जो आप कह सकते हो जो आपका TLM है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उन सब चीज़ों का प्रयोग कर रही है। और ये इसलिए ही किया जाता है कि बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें, उन्हें जो है बिल्कुल रियल चीज़ें लगे, उनके वास्तविक जीवन से हम जोड़ सके, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। बाकी आपको बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि छात्र ये देखने से क्या मिलेगा, बच्चा रोजमर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों का प्रयोग करता है, भाषा में किस प्रकार से कर सकता है, टीचर उन्हें इस चीज़ से रिलेट करा देगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल कह सकते हो फैक्ट के बेस पर आप मुझे कमेंट करोगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके कितने याद है, ठीक है। ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे मिलना चाहिए। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन्होंने कहा कौन सा सही नहीं है, संस्कृत आधुनिक भाषा है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बताया इन्होंने, हिंदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा, आपका लिंग्वा फ्रांका है, ठीक है। आगे है भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी शहर राज्य की भाषा है, ठीक है। आपका भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है अब 22 भाषाएं हैं। तो अब बताना कौन सा इसमें गलत है, गलत ढूंढना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको आंसर मिल जाएगा। और बाकी जो 3 पॉइंट है ना उन्हें आपको नोट डाउन करना है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैसे, पर आपको वो 3 पॉइंट जो है नोट डाउन जरूर करने हैं, क्योंकि वे जो 3 पॉइंट है ना वे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वे वैसे भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बता देना क्या है इसका आंसर। और साथ ही साथ अगर आपको पेड कोर्स में इनरोल करना है तो आपको नंबर मिल जाएगा, आप जाकर जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और आपका जो कोर्स है वो 999 का रहने वाला है। इसमें PDF नोट्स वगैरह सब आपको फ्री में मिलेंगे। और साथ ही साथ जो आपको इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको मिलने वाला है। तो आप जो है परचेज कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है। बाकी चलो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। इसमें जो है आपके 10 क्वेश्चन बच गए पेडागोजी के, ठीक है। 10 क्वेश्चन बच गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से डिटेल में समझेंगे। तो आप सभी जो है जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।